नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो कि साइंस के होते हैं, वो हम लोग एक क्लास में डिस्कस करते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि रेलवे के अभी तक एग्ज़ाम हो चुके थे, तो वहाँ से यहाँ पर हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और आने वाले एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ से हमारा 1526 नंबर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि निद्रालुता रोग इनमें से किसके कारण होता है। तो ये आपकी होती है सीसी मक्खी जिसे हम लोग कहेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मक्खी जो होती है, इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग यहाँ से इसके पहले पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो निद्रालुता रोग या स्लीपिंग सिकनेस जिसे हम लोग कहेंगे ट्रिपैनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है और एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह जीनस ट्रिपैनोसोमासिस संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। ये सीसी मक्खी के काटने से मनुष्यों में संचारित होती हैं और यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। तो ये पॉइंट भी जरूर नोट डाउन कर लेना। तो ये कहाँ पे मिलती है? उप सहारा देशों में मिलती है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है जो विषाणु जनित रोग नहीं है? तो ये होता है आपका हैजा। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपका डेंगू ज्वर ये भी विषाणु जनित रोग है, जुकाम ये भी हो जाएगा, एड्स ये भी होता है विषाणु जनित रोग, लेकिन आपका हैजा ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं होता है। हैजा रोग विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। तो हैजा किस प्रकार का रोग हो जाएगा? तो यह जीवाणु जनित रोग होता है और यह भोजन और पानी या पीने के पानी के कारण होता है। जो भी आपका दूषित भोजन या दूषित पानी होता है उसमें यह पाया जाता है और यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है और यह एक संक्रामक बीमारी है। अस्वच्छ परिस्थिति में हैजा बढ़ने की अधिक संभावना होती है और हैजा कोने पर दस्त और उल्टी होने लगती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि से कितने अधिक दूर स्थित होता है? तो ये आपका होता है 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं, लेटेस्ट पैटर्न के ही हैं जो अभी एग्जाम फिलहाल में हुए थे, वहाँ पे यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिले थे। तो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस दोष में नेत्र को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है और इस दोष के कारण पास की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर न बनकर उसके पीछे बनता है और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए निकट दृष्टि दोष या निकट दृष्टि बिंदु सामान्य निकट दृष्टि बिंदु ये 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर स्थित होता है। इसके निवारण के लिए चश्मे में अभिसारी या उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न है कि बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? तो ये आपकी H5N1 वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन वी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो बर्ड फ्लू की बीमारी एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस जिसे हम लोग कहेंगे H5N1 के कारण होती है। यह अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस के कारण होती है और यह मुख्यतः सभी पक्षी प्रजातियों को प्रभावित करती है। तो यहाँ से ये हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो आइए हम लोग एक एक विकल्प देखेंगे कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है मलेरिया, ये आपका होता है प्रोटोजोआ से, तो ये सही हो जाएगा। खसरा ये आपका जीवाणु से नहीं होता है, तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। टिटेनस ये आपका जीवाणु से होता है और टाइफाइड ये भी आपका जीवाणु से होता है। तो यहाँ पे पूछा गया सुमेलित नहीं है, तो आपका खसरा ये आपका जीवाणु से नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ बीमारी और उनके जीव दिए गए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं खसरा आपका एक वायरस के कारण होता है, वहीं आपका मलेरिया ये आपका प्रोटोजोआ जो प्लाज्मोडियम होता है उससे आपका मलेरिया फैलता है।
टिटेनस ये आपका जीवाणु टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी इससे होता है। खसरा आपका वायरस से होता है और टाइफाइड ये आपका जीवाणु से होता है। तो इन पॉइंटों को जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एंटीबायोटिक्स के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है कि एंटीबायोटिक्स के दुष्प्रभावों से या दुष्प्रभावों में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल हो सकते हैं। तो ये गलत हो जाएगा, नहीं होते हैं। ऑप्शन बी है कि एंटीबायोटिक्स जुकाम एक फ्लू में प्रभावित नहीं होते हैं, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन सी है कि बायोटिक्स जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी है कि एंटीबायोटिक्स जीवा या विषाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं होते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पे गलत कथन का चयन करना था, यह सही नहीं है, तो ऑप्शन ए है ये सही नहीं है, तो यही इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक एक पदार्थ या यौगिक है जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। यह जीवाणु जनित रोगों के विरुद्ध प्रभावी होता है, जबकि आपका विषाणुओं के प्रति अप्रभावी होता है। एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव निम्न हो सकते हैं, जैसे आपका हो जाएगा नाक बहना, आँखों में खुजली, सांस लेने में दिक्कत। तो ये आपके दुष्कर्म हो जाएंगे एंटीबायोटिक के। और एंटीबायोटिक के दुष्प्रभाव में चेचक, फाइलेरिया और डिप्थीरिया शामिल नहीं होते हैं। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनको जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ये आपका होता है तपेदिक, तो ये आपका विषाणु जनित रोग नहीं होता है। बाकी आपका चेचक ये भी विषाणु जनित रोग होता है। इन्फ्लुएंजा ये भी हो जाएगा और खसरा, तो ये भी आपका हो जाएगा। लेकिन आपका तपेदिक ये आपका नहीं होता है। तो यहाँ पे चेचक, इन्फ्लुएंजा, खसरा और पोलियो, एड्स, रेबीज, डेंगू ज्वर आदि ये विषाणु जनित रोग होते हैं, जबकि आपका तपेदिक ये जीवाणु द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है। तो काला अजार किसके कारण होता है, तो ये आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो यहाँ पे कुछ कारणों से होने वाले मानव रोग दिए गए हैं। जैसे आपका हो जाएगा परजीवी के द्वारा कौन से रोग होते हैं, जीवाणु के द्वारा, विषाणुओं के द्वारा और कवक के द्वारा कौन से रोग होते हैं। तो हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। जैसे आपका पहले हो जाएगा परजीवी, इससे आपका होता है कालाजार, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी और पेचिश। तो ये आपके परजीवी के द्वारा होते हैं। वहीं जीवाणुओं के द्वारा ये आपकी होती है टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, डिप्थीरिया और काली खांसी। तो इसी प्रकार आप टेबल बना लेना, जिससे कि आपको एक ही जगह ये सारे के सारे रोग एक जगह लिखे होंगे। विषाणु के द्वारा ये होता है आपका एड्स, डेंगू, पोलिया, ट्रेकोमा और हर्पीज। तो ये आपके विषाणुओं के द्वारा होते हैं। कवक के द्वारा कौन कौन से होते हैं, ये होता है दमा, खाज, गंजापन, दाद और एथलीट फुट। तो ये बीमारी आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछी गई है कि यह बीमारी किस में होती है और कहाँ पे होती है। तो एथलीट फुट नामक बीमारी किस में होती है और कहाँ पे होती है, तो ये आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न हो जाएगा काला जार के लिए उत्तरदायी जीवों की उत्पत्ति का कारण है। तो उनकी उत्पत्ति का कारण होता है अधोमुखी युग्मक विखंडन। ऑप्शन ए यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो काला जार या काला ज्वर यह लीशमैनिया सिस का सबसे गंभीर रूप माना जाता है और यह लीशमैनिया दोनों वानी नामक परजीवी के काटने से होता है। इसकी उत्पत्ति अधोमुखी युग्म विखंडन से होती है। काला अजार इम्यूनिटी सिस्टम को संक्रमित करता है। तो ये हो जाएंगे इसके फैक्ट। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित मानव रोगों में से कौन सा रोग जीवाणु से होता है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, जीवाणुओं के द्वारा आपका होता है टाइफाइड। ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसकी कमी की वजह से क्वासियोरकोर नामक बीमारी या नामक विकार उत्पन्न होता है। तो ये होता है आपकी प्रोटीन के कारण। ऑप्शन
ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी आपके अंदर प्रोटीन की कमी होगी तो क्वाशियोरकर नामक बीमारी आप में उत्पन्न हो सकती है। तो ये क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 में यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एंडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक होता है। तो एंडीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है। तो ये फैलती है आपके डेंगू। तो जब भी डेंगू किसी व्यक्ति में होता है तो वह एंडीज मच्छर के काटने से फैलती है। और एंडीज मच्छरों की एक प्रजाति है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार का वाहक है और इस वंश के मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं। मीन्स आपका हो जाएगा जो भी आपकी नाली या तालाब या झील वगैरह या गंदी प्लेस होते हैं वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि यह ज़्यादा उड़ नहीं सकते ज़्यादा ऊंचाई तक। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि HIV का इलाज नहीं होने पर क्या हो सकता है। तो जब भी आपका HIV का इलाज नहीं होगा तो आप में एड्स की बीमारी हो सकती है। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो एड्स के ऊपर हम लोगों ने 2 क्लासें ली थी, तो वो क्लासें अगर नहीं देखी हैं तो चैनल पे भी जाके वो भी आप 2 क्लासें देख सकते हैं। तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस या HIV, तो ये आपका पूर्ण रूप था HIV का। यहाँ से डायरेक्टली इसके फुल फॉर्म आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो HIV एक प्रकार का रेट्रो वायरस है जिसका सही ढंग से इलाज ना किए जाने पर यह एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या एड्स का रूप धारण कर सकता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म, इसको भी आप नोट डाउन जरूर कर लेना। गौरतलब है कि HIV का वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर सकता है और मनुष्य को विभिन्न रोगों के प्रति अति संवेदनशील बना देता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो अभी हम लोग फुल फॉर्म की बात की थी, तो यहाँ से जस्ट अगला प्रश्न आपका HIV का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ ली गई है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो भी फुल फॉर्म होती है या उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी फैक्ट होता है उसको जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि वहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो यहाँ से जस्ट अगला प्रश्न फुल फॉर्म से ही बन गया है, जो हो जाएगा HIV का पूर्ण रूप। इसे हम लोग पढ़े थे ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ये हो जाएगा HIV का पूर्ण रूप। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद जस्ट अगला प्रश्न हो जाएगा कि HIV का पूर्ण रूप है। तो यहाँ से देख सकते हैं रेलवे कितनी बार क्वेश्चन अपने रिपीट करती है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कहीं ना कहीं रेलवे के एग्जाम के ही हैं और आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स हमारा टारगेट है न्यू ईयर तक का 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का। तो यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस टारगेट को हम लोग न्यू ईयर तक जल्दी अचीव कर सकें। तो हमारा प्रश्न हो जाएगा कि HIV का पूर्ण रूप है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है। तो एड्स का भी आपका पूर्ण रूप होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एड्स का पूर्ण रूप। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं 2021 में लेटेस्ट पैटर्न का ही है, एनटीपीसी में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसलिए हम कहते हैं जो भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको नोट डाउन करें, तो आप उसको नोट डाउन जरूर किया करें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने हुए हैं और आगे बनने के भी चांस रहते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि प्रदूषित हवा में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण हे बुखार होता है। तो जो भी आपका ये हे फीवर होता है ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो जब भी आपकी प्रदूषित हवा में परागण होंगे तो आपका हे फीवर हो सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो प्रदूषित हवा में परागकण की उपस्थिति हे बुखार के प्रमुख कारणों में से एक है या प्रमुख कारणों में से एक है, और हे फीवर को एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लेना। और इस बीमारी में सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पाए जाते हैं, जिसमें आपका आंखों में खुजली होना, छींकें और साइनस प्रमुख। तो ये हो जाएंगे ये लक्षण। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि बड़ी माता, जिसे हम लोग कहेंगे इंग्लिश में स्मॉल पॉक्स, के टीके का आविष्कार किसने किया था।
तो स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार ये किया था एडवर्ड जेनर ने। तो इसको हम लोग कहते हैं चेचक। तो बड़ी माता को हम लोग चेचक के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन डायरेक्टली ज़्यादातर आपका चेचक ही पूछा जाता है यहाँ पे कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। लेकिन आपका एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन को यहाँ से घुमा के भी पूछा गया था कि बड़ी माता के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो क्वेश्चन यहाँ पे इंग्लिश वर्जन में भी बन सकता है कि स्मॉल पॉक्स के टीके का आविष्कार किसने किया था। तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये तीनों वर्जन आपको जरूर नोट डाउन कर लेने हैं। तो बड़ी माता के टीके का आविष्कार आपका 1796 में एडवर्ड जेनर ने किया था। तो यहाँ पे कुछ वैज्ञानिक और उनके आविष्कार दिए गए हैं। जैसे आपका हो जाएगा डी रदरफोर्ड, इन्होंने परमाणु विखंडन का सिद्धांत दिया था। अगले हो जाएंगे लुई पास्चर, इन्होंने रेबीज के टीके का आविष्कार किया था। और अगले हो जाएंगे जेम्स चैडविक, तो इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ये हो जाएंगे आविष्कार और उनके वैज्ञानिक। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला जार नामक रोग का कारण है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, काला जार नामक रोग का कारण होता है लैसमेनिया। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसको पॉइंट में भी डिस्कस किए थे पिछले क्वेश्चन में। तो काला जार नामक रोग लैसमेनिया जीन के प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। यह परजीवी मुख्य रूप से आपका रेटिकुलो एंडोथेलियम प्रणाली को संक्रमित करता है और यह अधिकता में अस्थि मज्जा, तिल्ली तथा यकृत में पाया जाता है। तो ये हो जाएंगे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मादा एनाफिलीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक होता है। तो जब भी मादा एनाफिलीज मच्छर आपको काटता है तब आपके अंदर मलेरिया रोग फैलने के चांस रहते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया नामक रोग हो जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछे गए थे। और फिर अगला प्रश्न है कि निम्न इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है। तो यहाँ से क्वेश्चन घुमा के आरआरबी जेई में पूछा गया था। तो सामान्यतः पूछा गया तो ज़्यादातर आपकी मलेरिया ही फैलती है मच्छरों के काटने से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है। तो अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे 2 क्वेश्चन कि वहाँ पे पूछा गया था कि मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी फैलती है। तो वो हम लोगों ने जानी थी जिसका नाम हो जाएगा मलेरिया। तो उसके बाद जस्ट क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया कि मलेरिया परजीवी का नाम बताइए उस मलेरिया परजीवी का। तो ये होता है आपका प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग या विकार के लिए दिया जाता है। तो ये चिंता के रोग या विकार के लिए दिया जाता है। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो प्रशांतक चिंता को कम करने का काम करती है। अगर यह औषधि अधिक मात्रा में ले ली जाए तो गहरी नींद जैसे लक्षण उत्पन्न करती है और इसका उपयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि बेहोशी के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करते हैं। तो ये होती है प्रशांतक औषधि। ये पॉइंट जरूर नोट डाउन कर लेना। प्रशांतक के आपके उदाहरण हो जाएंगे जैसे वैन जोडाइजापिन या डायजेपान और नाइट्रोजेपान, क्लोरोप्रोमेजिन। तो ये हो जाएंगे इसके नाम प्रशांतक के। तो ये नाम जरूर नोट डाउन कर लेना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि दाद किस प्रकार की बीमारी है। तो दाद या खुजली ये आपकी कवक बीमारी होती है या कवक से फैलती है। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ से कारक और रोग यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हम लोग बात करें यहाँ पे जीवाणु से आपका फैलता है रोग टाइफाइड, तपेदिक, प्लेग, हैजा, डिफ्थीरिया, टिटेनस, कोड, निमोनिया, काली खांसी। ये आपकी जीवाणु के द्वारा फैलती हैं। वहीं आपका कवक के द्वारा दाद, गंजापन, दमा, एथलीट फुट नामक बीमारी ये आपकी कवक के द्वारा फैलती हैं। और विषाणुओं के द्वारा डेंगू, खसरा, चेचक, पोलियो, स्वाइन फ्लू, कोरोना और एड्स ये आपकी फैलती हैं विषाणुओं के द्वारा। क्वेश्चन अभी पिछले समय कोरोना नामक बीमारी आई थी। तो क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से भी पूछा जा सकता है कि कोरोना किससे फैलने वाली बीमारी है। तो यह आपकी एक वायरस या विषाणु से फैलने वाली बीमारी है।
अगला हो जाएगा कि प्रोटोजोआ, ये इससे फैलने वाली बीमारी है मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग और पायरिया, ये आपकी प्रोटोजोआ से फैलती हैं। तो इनको आप नोट डाउन जरूर कर लेना या यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लेना, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दाँत का कारक है। तो ये हो जाएगी आपकी फफूंदी। तो ऑप्शन 20 में करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से इसको ऑब्लिक करके लिख लेना, इसको हम लोग कहते हैं फफूंदी। तो कवक को हम लोग फफूंदी भी कहते हैं, ये नोट डाउन जरूर कर लेना। तो यहाँ से आज के कंप्लीट होते हैं 25 क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आने वाले एग्जाम में भी यही क्वेश्चन सीधे सीधे मिलेंगे। और जो टारगेट है हमारा 1K, इसको आपको नहीं भूलना है। तो इस वीडियो को जो भी आपके पास ग्रुप, यार दोस्त जो भी हों, वहाँ पे भी इसको शेयर कर देना है और कह देना है कि इस वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक का और न्यू ईयर तक 1000 सब्सक्राइब कंप्लीट करने का। तो इसमें आप मेरी हेल्प ज़रूर करें। तो ये क्वेश्चन आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कम से कम इन वीडियो को देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। जय हिंद।